आज हमने पढ़ना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आज के टॉपिक में हमने ये प्रूव करना है दैट स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। अच्छा, आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है ना? अच्छा, हम लोग पहले से जानते हैं कि कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड या ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ मस्ट बी ज़ीरो। हर ऐसा फील्ड जिसकी वजह से किया गया वर्क या हर ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे या क्लोज पाथ के अलोंग अगर आप वर्क करें तो आंसर ज़ीरो आए, ऐसे फील्ड या ऐसी फोर्स को नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया। इसके लिए आपने एक से ज़्यादा पाथ जो है वो चूज़ किए। फ़र्ज़ कर लें ये पाथ वन है, फ़र्ज़ कर लें ये पाथ वन है। इसी तरह एक सेकंड पाथ भी आपने चूज़ किया, आपने एक थर्ड पाथ भी चूज़ किया। अगर इन तीनों पाथ्स के थ्रू जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे, अगर वर्क का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो है वो इन तीनों पाथ्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक हो गया? तो अगर पाथ पे डिपेंडेंस नहीं होगी तो ऐसे फील्ड को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। या दूसरा मतलब ये है कि अगर हम क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला, घूम फिर के आवारागर्दी करके वापस आ गया। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, फिरते हैं, फजूल काम करते हैं, फिर घूम फिर के वापस आ जाते हैं, तो नेट रिज़ल्ट क्या होता है? ज़ीरो। तो अगर क्लोज पाथ के अलोंग बॉडी को मूव करवाया जाए और वर्क कैलकुलेट किया जाए और अगर उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव फील्ड है। जी, आपको इन दोनों बातों का पता चल गया? जी बच्चों, जी सर। ओके, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन जो आपने अभी देखी है वो यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है जनाब हमारा मेन इस टॉपिक का काम, और करना हमने ये है कि हमने साबित करना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या दूसरी क्या चीज़ साबित करनी है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बुक वाली डायग्राम की बजाय जो मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाई थी वही वाली बना लीजिएगा। मैं आज वो दोबारा बना देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक मैस स्प्रिंग सिस्टम था हमारे पास। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ आपने एक मैस अटैच किया हुआ है। इस मैस को आप एम का नाम दे दें। ठीक हो गया? और ओके,
जी, हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम है। आपने स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच किया हुआ है। मैस इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है इसे हम नाम देंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को आप ओ से ज़ाहिर कर लें। अगर इस मैस को हम मीन पोजीशन के राइटवर्ड मूव करेंगे यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो समझें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है यानी पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। और अगर हम इसको लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो लेफ्टवर्ड वाला जो पोजीशन है इसे आप माइनस एक्स के साथ जाहिर कर सकते हैं। एक्स जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है। बुक में उसने एम्पलीट्यूड को डी से जाहिर किया हुआ है, तो चले मैं भी डी से ही जाहिर कर देता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी डेरिवेशन जो है वो आपकी डायग्राम के साथ मैच करनी चाहिए। इस तरफ प्लस डी और इस तरफ माइनस डी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने करना क्या है। देखें, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो पोजीशन है यानी x की जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एक तरफ प्लस डी लेंगे दूसरी तरफ माइनस डी लेंगे और मीन पॉइंट पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 0। एक तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आप देखें, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क फाइंड करता हूँ इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ में आप क्या करेंगे, आप पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट आप जहाँ से मर्ज़ी ले लें। अगर मैं मीन पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ, लेट्स सपोज मेरा इनिशियल पॉइंट है ये, बॉडी एक तरफ गया, फिर मीन पॉइंट की तरफ आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ गया और फिर वापस इस मेन पॉइंट की तरफ आया। तो ये वन कंप्लीट क्लोज्ड राउंड ट्रिप जो है पूरा हो गया, यानी वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो इसमें आप देखें इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करना है तो फ़र्ज़ कर लें मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर लेता हूँ। इनिशियल पॉइंट पॉजिटिव एक्सट्रीम है, बॉडी मीन पे आया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आया, फिर वापस उसी एक्सट्रीम पे आया। तो ये भी क्लोज पाथ होगा, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इनिशियल पॉइंट नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट कंसिडर करें तो फिर बॉडी मीन पे जाए, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाए, फिर वापस मीन पे आए और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आए, तो अब भी वन कंप्लीट क्लोज्ड पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें। बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें हम सबसे पहली सिचुएशन को कंसिडर करते हैं इसको। तो जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए जब आप लाइन इंटेग्रल लेंगे, आप सारे जानते हैं कि वर्क जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले लेक्चर्स में वर्क का एक फार्मूला बनाया था, लाइन इंटेग्रल ऑफ फोर्स, ऐसे ही किया था ना, सबको याद है? जी बच्चों। अच्छा, इसमें सिर्फ आपकी लिमिट्स चेंज होंगी, आपने गौर से मेरी बातें सुननी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, यहाँ पर आपने 4 स्टेप्स में वर्क करना है, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहला जो इंटेग्रल है उसकी लिमिट होगी 0 से प्लस डी की तरफ। दूसरा इंटेग्रल जो है उसकी लिमिट होगी जब बॉडी एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पॉइंट की तरफ आएगा तो दूसरे इंटेग्रल की लिमिट होगी प्लस डी से मीन पॉइंट की तरफ। इसी तरह जब बॉडी थर्ड जो इंटरवल है उसको कंप्लीट कर रहा होगा, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो आपका जो इंटेग्रल है उसकी लिमिट होगी 0 से माइनस डी। इसी तरह जो चौथा पॉइंट आएगा या चौथी टर्म आएगी उसमें आप देखें जब बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट से वापस मीन पॉइंट की तरफ आएगा तो आपकी जो इंटेग्रल की लिमिट है वो क्या होगी, माइनस डी से मीन पॉइंट की तरफ। तो आप ज़रा बताइएगा, आप सबको इस बात की समझ आ गई है? जी बच्चों। ओके, अब आप गौर से देखिएगा मेरी बात। ये बताएं जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा किस तरफ होती है? स्प्रिंग फोर्स जो है ये हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होती है,
ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा किस पॉइंट की तरफ होती है, मीन पॉइंट की तरफ। ठीक हो गया, ओके। अब सबसे पहले आप देखें, जब बॉडी को मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ले जाया जा रहा है तो डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें एंगल कितना आएगा, या चले मैं इसको इस तरह देख लेता हूँ, इस तरह देख लेते हैं। देखें, वर्क था, वर्क का जनरल फार्मूला है लाइन इंटेग्रल ऑफ फोर्स, ऐसा ही है, लाइन इंटेग्रल ऑफ फोर्स एफ इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस थीटा। एफ की जगह क्या आएगा ये बताएं, एफ की जगह स्प्रिंग फोर्स आएगी ना, और स्प्रिंग फोर्स के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है, माइनस के एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और इसका आपने इंटेग्रल लेना है। ठीक है बच्चों, जी बच्चों, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं फर्स्ट इंटेग्रल में लिखता हूँ, फर्स्ट इंटेग्रल में आपके पास माइनस के एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, दूसरे में भी ऐसे ही आएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, तीसरे में भी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, चौथे में भी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब सारे इंटेग्रल जो है उनकी वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्या वैल्यू आएगी, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही है। पहले पे लिमिट लगेगी x की जगह 0 से d, दूसरे में माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट है d से 0, तीसरे में तीसरे में क्या आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट आएगी 0 से माइनस d, और चौथे में माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट आएगी माइनस डी से 0। अब आप इन चारों टर्म्स को लेकर चलते जाएं। ऐसा करते हैं, माइनस के ओवर 2 को बाहर लिख लेते हैं, x की जगह आएगा d, उसके बाद 0 आएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 0। फिर माइनस के ओवर 2 को बाहर लिख लिया, x की जगह आएगा 0 माइनस डी स्क्वायर, फिर इसको बाहर लिख लिया माइनस के बाई 2 को, x की जगह आएगा माइनस डी टू 0, तो माइनस डी का स्क्वायर तो वही होगा ना डी स्क्वायर, और फिर माइनस के ओवर 2 को बाहर लिख लिया 0 माइनस डी स्क्वायर। जी आप सबको समझ आ गई क्या हो रहा है? बेटा अब आप देखें, सबसे पहली टर्म में बन जाएगा माइनस के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दूसरी टर्म जो है वो प्लस हो जाएगी के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तीसरी टर्म माइनस में ही है के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, चौथी टर्म दोबारा प्लस हो जाएगी के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप बड़ी आसानी से मज़े से इनको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी टर्म एक जैसी हैं, बस साइन ऑपोजिट है। दो टर्म्स पॉजिटिव थी, दो नेगेटिव थी, आपने इनको कैंसिल आउट किया और आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग वाइब्रेटिंग बॉडी की वाइब्रेशन को इमेजिन किया, यानी एक पूरे वाइब्रेशन के लिए उसको हमने इमेजिन किया, और 4 अलग अलग इंटरवल्स के लिए वर्क निकाले। पूरे क्लोज्ड पाथ में टोटल 4 इंटरवल आ रहे थे, और सबका टोटल वर्क जब हमने कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आया 0। तो इस बात का क्या मतलब है, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स, using spring force, work done in closed path is 0, that's why hence spring force is conservative force। तो आपने ये बात साबित कर दी। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई आपको सबको? अब आप देखें, सेम यही काम उसने अलग अलग हेडिंग में किया हुआ है, ठीक है, और एंड पे सारे वर्क्स को ऐड किया, और यहाँ पर हमारा आंसर 0 आ गया। अब दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से भी यही चीज़ हम साबित कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं हेडिंग लिखी हुई है कंजर्वेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ पाथ्स। जी बेटा आप क्या कह रहे हैं? शशि, अगर हम इंटीग्रल से ना करें यानी कि एंगल को डिस्कस करके करें तो फिर भी वर्क डन जीरो ही आएगा। हाँ फिर भी ज़ीरो ही आएगा, लेकिन आप बीएससी लेवल पे आप इंटीग्रल ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, वैसे तो तब भी ज़ीरो ही आएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले मेथड से करें तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा। अच्छा जी, दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पाथ्स, यानी अब हमने यहाँ पर साबित करना है कि जो वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आपको उसकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं स्प्रिंग बनाने की बजाय मैं सिर्फ उसका वाइब्रेटिंग पाथ जो है वो बना देता हूँ, बॉडी का जो वाइब्रेटिंग पाथ है, और यहाँ से ही हम कंसीडर करते जाएंगे सारी सिचुएशन। फ़र्ज़ कर लें बेटा मीन पॉइंट ये है और ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव साइड पे प्लस डी और नेगेटिव साइड पे माइनस डी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ कर लें मैं जाना चाहता हूँ मीन पॉइंट से, कहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कर लें इनिशियल पॉइंट हम ले लेते हैं मीन पॉइंट को, ठीक है, और फाइनल पॉइंट ले लेते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट को। समझ आ गई बात की? इनिशियल पॉइंट मीन पॉइंट और फाइनल पॉइंट पॉजिटिव यस एक्सट्रीम सर। पॉइंट। अच्छा, अब हमने इस इनिशियल पॉइंट आई से फाइनल पॉइंट एफ तक दो मुख्तलिफ तरीक़ों से जाना है, या आप ये समझ लें दो डिफरेंट रूट्स की को यूज़ करते हुए जाना है। अब एक रूट तो ये हो सकता है जो मैं अभी बनाने लगा हूँ ब्लैक कलर के मार्कर से, इनिशियल से फाइनल तक सीधा चले जाएं, यानी मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ सीधा चले जाएं। दूसरा रूट ये हो सकता है कि आप इनिशियल पॉइंट से पहले नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएं, फिर इस मीन की तरफ आएं और फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएं। अब अगर इन दोनों पाथ्स के थ्रू वर्क सेम आता है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है, और ये आंसर सेम आएगा क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। क्लोज पाथ वाले मेथड से प्रूव कर चुके हैं ना, आप दोनों में से किसी एक मेथड से प्रूव कर सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप अगर वो उसने नहीं लिखा होगा कि आपने दोनों मेथड करने हैं तो फिर आप किसी एक मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि आपने क्लोज पाथ वाला मेथड करना है या आपने इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स वाला मेथड करना है तो फिर जो वो कहेगा आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट पाथ है, एक पाथ को आप पाथ 1 का नाम दे दें। फ़र्ज़ कर लें इस पाथ को मैं पाथ 1 कह देता हूँ और ये जो लाइट ब्लू कलर में पाथ है इसे पाथ 2 कह देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हम पाथ 1 की बात करते हैं। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, बाद में बुक पे आप जो भी देखेंगे आपको उसकी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब पाथ 1 में आप देखें लिमिट्स क्या होंगी। जी, लिमिट्स क्या होंगी? ज़ीरो से प्लस डी की तरफ, ऐसा ही है ना? टी तक। और इसमें आप देखें, इसमें ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है इसमें एक ही इंटरवल है, तो डायरेक्ट आप वर्क निकाल लें वही लाइन इंटीग्रल वाले मेथड से, जिसमें हम लिख सकते हैं वर्क थ्रू पाथ 1 लाइन इंटीग्रल ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो इसमें इनिशियल लिमिट 0 और अपर लिमिट प्लस डी, स्प्रिंग फोर्स की जगह माइनस के एक्स और साथ डी एक्स, और इसका जो इंटेग्रल है माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लिमिट आप जब लगाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2 के डी स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास फर्स्ट पाथ आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने सेकंड पाथ के थ्रू जो वर्क है वो कैलकुलेट करना है।
अब हम बात करने लगे हैं पाथ 2 की। बताएं इसमें लिमिट्स क्या होंगी। पहले तो 0 से माइनस एग्जैक्टली पहली लिमिट होगी 0 से माइनस डी, दूसरी लिमिट होगी माइनस डी से 0 और तीसरी माइनस डी होगी 0 से प्लस डी। पहली 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से 0 और फिर 0 से प्लस डी। ये आपके पास 3 लिमिट्स आ जाएंगी। ओके जी, इसमें हम वर्क निकाल लेते हैं। पाथ 2 0 से माइनस डी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस डी से 0 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, फिर 0 से प्लस डी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। आपके पास माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया, लिमिट है 0 से माइनस डी। फिर आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है माइनस डी से 0 और फिर आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है 0 से प्लस डी। इसमें जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले तो आपका आंसर आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के, सॉरी एक्स की जगह क्या आएगा डी, माइनस के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये जो दूसरी वाली टर्म है ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तीसरी टर्म जो है वो माइनस में ही रहेगी। तो अब आप देखें फर्स्ट 2 टर्म्स जो है ये कैंसिल हो गई और आपके पास एक ही टर्म बच गई माइनस के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें दोनों पाथ्स के थ्रू जो वर्क है वो सेम आया है। ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है सबको? जी सर। और अगर हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों पाथ्स के थ्रू वर्क सेम आया है, इसका मतलब है अगेन वही वाली बात प्रूव हुई है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर उसने यही चीज़ जो है ये प्रूव की हुई है इस तरह से कि उसने मिड पॉइंट जो है वो इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, कंसीडर स्प्रिंग मैस सिस्टम एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम पोजीशन प्लस डी टू पोजीशन माइनस डी बाई 2। मैं आपको इसके इंटरवल बता देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। जी बच्चों, यहाँ पे जो बुक में जो मेथड गिवन है, मेथड तो यही है, बस इंटरवल उसने डिफरेंट चूज़ किए थे। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक उसने जो इनिशियल पॉइंट लिया हुआ है फर्स्ट कर लें वो है पॉजिटिव एक्सट्रीम, और फाइनल पॉइंट जो लिया है ना वो मीन पॉइंट और नेगेटिव एक्सट्रीम का मिड पॉइंट है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा, माइनस डी बाई 2। ये उसने फाइनल पॉइंट लिया हुआ है। अब इसमें एक पाथ होगा सीधा पॉजिटिव एक्सट्रीम से माइनस डी बाई 2 तक, इसको आप 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा पाथ क्या होगा, दूसरा पाथ ये भी हो सकता है आप पॉजिटिव डी बाई डी से 0 पे आएँ, 0 से माइनस डी पे आएँ, फिर माइनस डी से माइनस डी बाई 2 पे जाएं। एक तो सीधा हो गया ना, दूसरा पहले पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सट्रीम तक गए फिर माइनस डी बाई 2 पे आए। समझ आ रही है? जी बच्चों, जी सर। ओके बस आपने लिमिट्स ही बेटा आपने लिमिट्स ही चेंज करनी है, बाकी इंटेग्रल में जो आंसर है वो तो यही आएगा। फर्स्ट पाथ में पॉजिटिव डी से मेन पॉइंट की तरफ आया पहले, उसके बाद मेन पॉइंट से माइनस डी बाई 2 पे गया।
सेकंड पाथ में प्लस डी से सीधा माइनस डी पे आ जाएं। अगर आप ब्रेक नहीं लगाना चाहते, ब्रेक लगाना चाहते हैं तो पहले मीन पॉइंट पे रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, यानी प्लस डी से मीन पे आएँ, फिर आप मीन से माइनस डी पे जाएं और फिर माइनस डी से माइनस डी बाई 2 पे आएँ। ये सेकंड पाथ है। तो दोनों केसेस में वर्क का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ, सारा लेक्चर जो है वो एक दफ़ा दिखा देता हूँ। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिस्कस किया। हर ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड न करे या क्लोज्ड पाथ के थ्रू वर्क ज़ीरो आए, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पर हमने क्लोज पाथ वाले मेथड से प्रूव किया दैट स्प्रिंग फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, और फिर हमने इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वाला जो मेथड था उससे प्रूव किया दैट अगेन स्प्रिंग फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे हमने अपने से मर्ज़ी से कुछ इंटरवल्स लिए थे, बुक वाले जो इंटरवल्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो ये था सारा का सारा हमारा टॉपिक। ठीक है बच्चों, ओके जी, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।